So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be covering the topic of misrepresentation. According to section 18 there is misrepresentation. Section 18 के according हम misrepresentation तब मानते हैं statement of fact which is a false would constitute misrepresentation if the makers believes it to be true but which is not justified by the information he possesses. कोई भी ऐसी statement किसी फैक्ट की जो कि गलत है बट जो मेकर है उस स्टेटमेंट का वो उसे सच मानता है और उसके पास इतने कोई रीजंस या जस्टिफिकेशन भी नहीं है कि हाँ वो स्टेटमेंट जो वो बोल रहा है वो सच है। यानी कि मैं आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल रही हूँ जो मैं मानती हूँ कि सच है बट एक्चुअली में वो सच नहीं है, और जो सच मैं आपको बोल रही हूँ ना ही मेरे पास ऐसे कोई बात है ना ही ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनसे मैं जस्टिफाई कर सकूँ अपनी स्टेटमेंट को। सो दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ मिसरिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो हॉर्स है वो पूरी तरीके से हेल्दी है क्योंकि मैंने उसका कल चेकअप करवाया है, बट आज सुबह उसको कुछ हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है मेंटली, कुछ भी रीज़न की वजह से उसकी हेल्थ अगर ख़राब हो जाती है और मैं बोल रही हूँ और मुझे उस बारे में नहीं पता है, ठीक है, मेरे को उस बारे में नहीं पता है कि मेरा हॉर्स अनस्टेबल है और मैं आपसे कह रही हूँ कि हाँ मेरा हॉर्स बिल्कुल स्टेबल हेल्दी है क्योंकि मैंने उसका कल चेकअप करवाया है, बट बाद में मुझे अगर पता चलता है कि ये अनस्टेबल है, सो दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ मिसरिप्रेजेंटेशन। मेरी इंटेंशन ये नहीं थी कि मैं आपको डिसीव करूँ, विच इज़ द नेक्स्ट पॉइंट रिटन हेयर। व्हेन देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय अ पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव विच ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू हिम। ठीक है, मेरी कोई ऐसी एडवांटेज नहीं थी कि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो और आपको कुछ ना कुछ धोखा हो, डिसीवनेस हो आपको और मेरे को कोई एडवांटेज हो। मेरी ऐसी कोई भी ऑब्सेशन या फिर कोई भी ऐसा मेरा लक्ष्य नहीं था कि आपको धोखा हो और मुझे कोई एडवांटेज हो। मैंने सिंपली स्टेटमेंट जो मैं जानती थी कि सच है वो मैंने आपको बताई थी, बट इन ट्रू सेंस वो गलत थी। So that would constitute a misrepresentation. When a party causes, even though done innocently, the other party to the agreement to make mistakes as to the subject matter. और जो किसी भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है उसको लेकर अगर कोई गलत बात मैं बोल देती हूँ जो कि सच है या कोई सच बात बोल देती हूँ जो गलत है, that would also constitute a misrepresentation. Example 26. A makes a positive statement to B that C will be made the director of a company. A B को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ये बोलता है कि C को कंपनी का डायरेक्टर बनाया जाएगा। A makes a statement on information derived. A के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उस बेसिस पर उसने ये स्टेटमेंट बोली, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम C बट फ्रॉम M। अब ये इन्फॉर्मेशन उसे C से नहीं मिली थी बट M से मिली थी। On this faith, B applies for share on the faith of the statement which turns out to be false. अब जब उसे पता चला कि C इस कंपनी का डायरेक्टर बनेगा तो इसलिए B ने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, लेकिन बाद में ये स्टेटमेंट फॉल्स यानी कि गलत निकली। द स्टेटमेंट अमाउंट्स टू मिसरिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो ये स्टेटमेंट है इसको हम मिसरिप्रेजेंटेशन मानेंगे क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सेकंड हैंड रिसीव हुई थी ए को वो वारंटेड या फिर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं थी और ना ही ए की कोई ऐसी इंटेंशन थी कि वो बी को डिफ्रॉड करे या फिर उसको डिसीव करे। एग्जाम्पल 27. A believe the engine of his motorcycle to be in excellent condition. A मानता है कि उसकी मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो बिल्कुल excellent condition में है। A without getting it checked in a workshop told to B that the motorcycle was in an excellent condition. अब उसने वर्कशॉप पर अपनी उसकी जो मोटरसाइकिल है उसको चेक भी नहीं करवाया और B से बोल दिया कि हाँ मेरी जो मोटरसाइकिल है वो बिल्कुल excellent condition में है। ऑन दिस स्टेटमेंट बी बॉट द मोटरसाइकिल। इसी स्टेटमेंट को मानते हुए बी ने ए से वो मोटरसाइकिल खरीद ली जिसका इंजन बाद में डिफेक्टिव प्रूव निकला। ठीक है, हेयर एज स्टेटमेंट इज मिसरिप्रेजेंटेशन एज द स्टेटमेंट टर्न्स आउट टू बी फॉल्ट। तो इसे हम मिसरिप्रेजेंटेशन मानेंगे, उसे हम धोखा नहीं मानेंगे। A, while selling his mare to B, tells him that the mare is thoroughly sound. So mare is a type of an animal we will consider horse in place of mare. So A ने अपना घोड़ा बेचा B को ये बताते हुए कि हाँ वो पूरी तरीके से ठीक है। A genuinely believes the mare to be sound, although he has no sufficient ground for the belief. A मानता है कि हाँ वो पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली साउंड है लेकिन उसके पास ऐसे कोई बिलीव्स या रीज़न नहीं है। लेटर ऑन B फाउंड्स the mare to be unsound, लेकिन बाद में B को पता चलता है कि वो साउंड नहीं वो अनसाउंड है। तो इसको हम मिसरिप्रेजेंटेशन मानेंगे क्योंकि A का कोई इंटेंशन नहीं था और ना ही उसने जानबूझकर उस बात को गलत बोला था। Example 29. A buy an article thinking it is worth of rupees 1000 which in fact it is worth only 500. A ने एक ऐसा आर्टिकल खरीदा जिसकी वर्थ 1000 है बट उसको खरीदा 1000 रुपीज़ में, बट एक्चुअली में उसकी वर्थ जो थी वो रुपीज़ 500 की थी। There has been no misrepresentation on the part of the seller. The contract is valid.
तो इसमें हम कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं मानेंगे ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि इसमें हम केवियट डी एम्प्टर वाला जो हमारा रूल है उसको हम फॉलो करेंगे, विच रिप्रेजेंट्स लेट द बायर बिवेयर। तो इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा बिकॉज इट विल बी कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर 1000 वाली चीज़ आपको कोई 500 में पकड़ा रहा है तो वो आपकी गलती है, उस सेलर की गलती नहीं है। यू हैव टू बी बिवेयर ऑफ दैट बार्गेन। Now, difference between coercion and undue influence. It involves a physical force or threat. The aggrieved party is compelled to make the contract against its will. Coercion में physical force या फिर physical threat involve होता है, जिसकी वजह से जो पार्टी है वो अपनी will के against contract को sign करती है। Undue influence में physical force नहीं होता, moral और mental pressure होता है। Now, involvement of criminal action. It involves committing or threatening to commit an act forbidden by Indian Penal Code or detaining or threatening to detain property unlawfully. जो कोहर्जन है उसमें हमारे क्रिमिनल एक्शन इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी कोई भी एक ऐसे एक्ट इन्वॉल्व होता है जो कि आईपीसी के अकॉर्डिंग अनलॉफुल है। किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करना या किसी को फिजिकली थ्रेटन करना भी एक आईपीसी के अंदर एक क्राइम माना गया है, ठीक है। तो कोहर्जन में क्रिमिनल एक्शन इन्वॉल्वमेंट होती है, बट नो सच इलीगल एक्शन इज कमिटेड और अ थ्रेट इज गिवन। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा कोई भी इलीगल एक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। नाउ, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस में सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इज नेसेसरी। और कैसी तरह की रिलेशनशिप होनी चाहिए? एक डोमिनेटिंग होनी चाहिए, दूसरी इन्फीरियर होनी चाहिए, तभी हम उस कॉन्ट्रैक्ट को अनड्यू इन्फ्लुएंस से मानेंगे। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। बट कोहर्जन में नेसेसरी नहीं है कि पार्टीज के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो। Now, exercised by whom? Coercion needs not proceed from the promisor not to be directed. It can be used even by a stranger to the contract. ज़रूरी नहीं है कि जो promisor है वो ही coercion यूज़ करे या promisee ही यूज़ करे। ये किसी थर्ड पार्टी यानी कि जो पार्टी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कोई तीसरी पार्टी भी किसी एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसको कोर्स कर सकती है, थ्रेट दे सकती है कि या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो वरना हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, ठीक है। तो नेसेसरी नहीं है कि प्रॉमिसर या प्रॉमिसी ही कोहर्जन पे एक्ट करे, कोई थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी कोहर्स कर सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज एक्सरसाइज बिटवीन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो हमेशा पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही हो सकती है। कोई भी स्ट्रेंजर किसी दूसरे को अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इन्फ्लुएंस और अनड्यू इन्फ्लुएंस द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ, एनफोर्सिएबिलिटी। The contract is voidable at the option of the parties whose consent has been obtained by the coercion. जिसकी कंसेंट कोहर्जन से ऑब्टेन की गई है उस पार्टी के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को voidable माना जा सकता है। और जब आपकी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस्ड है तो कॉन्ट्रैक्ट को हम voidable मानेंगे और कोर्ट में सेट इट असाइड और एनफोर्स इट इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को voidable कर सकते हैं, आप डैमेजेस ले सकते हैं, या फिर आप उनसे ये पोजीशन मांग सकते हैं कि जब ये वाली पोजीशन अगर आपने जो मुझे कहा था, सॉरी दैट वाज इन मिस रिप्रेजेंटेशन नॉट इन अनड्यू इन्फ्लुएंस, सॉरी फॉर दिस रिगार्ड। सो जो हमारी अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता है कि जब आपका कंसेंट इंड्यूस होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो कॉन्ट्रैक्ट या तो आप voidable कर सकते हैं या फिर कोर्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड फॉर्म में आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। नाउ, पोजीशन ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड। In case of coercion, where the contract is rescinded by the aggrieved party as per section 64, any benefit received has to be restored back to the other party. अगर कोहर्जन में आप कॉन्ट्रैक्ट voidable डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि आपकी कंसेंट जो थी वो कोहर्जन से ली गई थी, तो आपको जितने भी बेनिफिट हुए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सारे बेनिफिट्स आपको रिस्टोर करने हैं, यानी कि वापस करने हैं दूसरी पार्टी को। The court has a discretion to direct the aggrieved party to return the benefit in whole or in part or not to give any such directions. Undue influence में कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको जो बेनिफिट्स मिले हैं वो आपको सारे बेनिफिट्स वापस करने हैं, कुछ बेनिफिट्स वापस करना है या फिर कुछ भी वापस नहीं करना। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट। नाउ, डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। बेसिस ऑफ डिफरेंस, इंटेंशन। फ्रॉड में आपकी इंटेंशन होती है कि दूसरी वाली पार्टी को हम धोखा दे सच छुपाकर, बट ऐसी कोई इंटेंशन दूसरी पार्टी को डिसीव करने की आपकी मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं होती है। और जो पर्सन कोई सजेशन मान रहा है उसे पता है कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो बात सच नहीं है, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो उसे सच मानता है, उसे एक्चुअल सही बात नहीं पता होती है। Now, rescission of the contract and claim for damages. The injured party can repudiate the contract and claim damages.
जो भी एग्रीव्ड या फिर इंजर्ड पार्टी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। मिसरिप्रेजेंटेशन में जो इंजर्ड पार्टी है या फिर जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है और रेस्टिट्यूशन के डैमेजेस के लिए स्यू कर सकती है, बट डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि वो डैमेजेस इसलिए क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि जो स्टेटमेंट जिसने बोली थी वो उस स्टेटमेंट को सच मानता था। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हैं। रेस्टिट्यूशन यानी कि एक ऐसी पोजीशन पे आना जहाँ पर आप पहले थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से पहले जिस पोजीशन में आप थे, बी इट मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, उसके लिए आप उसको स्यू कर सकते हैं कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, अब आप मुझे जितना मैं पहले था आपके कॉन्ट्रैक्ट के बिना आप मुझे वहाँ पर लाकर खड़ा कर दीजिए, कम से कम नुकसान ना हो, प्रॉफिट तो छोड़ो, कम से कम नुकसान ना हो। तो रेस्टिट्यूशन के लिए आप स्यू कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस इन मिसरिप्रेजेंटेशन। Means to discover the truth. The party using the fraudulent act cannot secure or protect himself by saying that the injured party had means to discover the truth. फ्रॉड में आप ये नहीं कह सकते कि दूसरी वाली पार्टी को मैंने स्टेटमेंट बोली थी और उसने मेरे पे बिलीव ही क्यों करा, उसके पास सोर्सेज थे, वो सच पता लगा सकता था। तो फ्रॉड में आप ये नहीं कह सकते। पार्टी कैन ऑलवेज प्लीज द इंजर्ड पार्टी हैड द मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ। ठीक है, फ्रॉड में आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने इससे कहा था झूठ, लेकिन इसके पास भी तो ऐसे केसेस थे ना कि ये सच पता लगा सकता था। फ्रॉड में आप नहीं कह सकते, बट मिसरिप्रेजेंटेशन में आप कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से जो मैंने बोला था वो बात सच थी, और अगर इनको ये बात सच नहीं लगती थी तो ये डिस्कवर कर सकते थे कि सच क्या है। तो फ्रॉड में आप ये नहीं बोल सकते, बट मिसरिप्रेजेंटेशन में आप ये बात बोल सकते हैं। Now, in the next video, we'll be covering the topic of mistake. I hope you are able to understand it. Thank you so much for watching this video.